हेलो फ्रेंड्स। तो कल तक हमने जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था रिलेटेड टू रोटेशनल डायनेमिक्स उसको हमने कंप्लीट किया और इसके आगे का जो सेशन होगा यानी कि जितने भी लेक्चर्स होंगे वो टोटली डिपेंड्स होने वाले हैं पूरे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो आपको पहले पूरे फॉर्मूले का एक लिस्ट बनाना है और आपको मैक्सिमम फॉर्मूले आपको लर्न करना है कि किसके लिए कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब भी हमने लेक्चर्स लिए या तो फिर जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो एक पेज के ऊपर लिख लो। अब हम किस तरह से न्यूमेरिकल्स लेने वाले, तो जो आपका स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम होंगे हम उनको यहाँ पे प्रैक्टिस में लेने वाले। तो उसके लिए इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो उस वक्त आप अपना टेक्स्ट बुक हो सके तो अपने पास रखो, यानी कि आप उसमें से अच्छे से प्रॉब्लम को रीड कर सके। क्योंकि अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल लिख दूं तो उसको लिखने में भी टाइम लगने वाला है और लिखने के बाद जो स्पेस बचेगा वो स्पेस बहुत ही कम होगा। रेफरेंस के लिए अपना जो स्टेट बोर्ड का बुक होता है वो आप उसको साइड में रखो। उसके बाद अपन जो भी नीट या तो फिर जेईई से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे उनको भी करना चाहते हो तो आप उसको भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 12। हम 12th नंबर का प्रॉब्लम लेंगे, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे चले जाओ और वहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है वो है 12th नंबर का क्वेश्चन। तो देखो 12th नंबर का क्वेश्चन जो था वो हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसके आगे पूरे न्यूमेरिकल है तो इनको ही हम सॉल्व करेंगे। अब आप अपना जो न्यूमेरिकल है उसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो, तो भी मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ कि न्यूमेरिकल क्या है। तो न्यूमेरिकल में कहा गया है कि जो साइकिल का व्हील होता है दैट इज द व्हील, एंड इस व्हील का डायमीटर प्रोवाइड किया, डायमीटर कैपिटल डी इक्वल्स टू 1 मीटर लिख देंगे। अगर डायमीटर 1 मीटर है तो इसका रेडियस हो जाएगा इसका हाफ दैट इज 0.5 मीटर। और यहाँ पे एक चींटी बैठी हुई है, समझो यहाँ पे एक चींटी बैठी हुई है और ये व्हील रोटेट हो रहा है। समझो कि इस केस में यहाँ पे एक चींटी बैठी थी इस तरह से। अब जब ये व्हील रोटेट होगा तो यहाँ पे जो चींटी बैठी थी दैट इज द एंट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द रोटेशन। तो अब देखो एंट का साइज बहुत छोटा होता है कंपेयर टू दिस रेडियस, तो ये क्या होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हुआ, तो इसके लिए हमें सब फॉर्मूले सर्कुलर मोशन के ही लगाने पड़ेंगे। इसीलिए आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी था जिसके बारे में मैंने कहा था कि पार्टिकल एंड बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्या हो गया, इस व्हील के लिए एक पार्टिकल था, तो यहाँ पे एक चींटी बैठे वाली थी एंड दिस इज परफॉर्मिंग अ रिवॉल्यूशन। तो इसमें नेक्स्ट गिवन क्या था कि इस व्हील ने जब चक्कर लगाए तो जब टाइम 10 सेकंड का हो गया, यानी कि टाइम हो गया, टोटल टाइम कंसिडर करेंगे कैपिटल टी, ठीक है। तो टाइम जब 10 सेकंड का कंप्लीट हुआ तो आफ्टर 10 सेकंड इस व्हील का जो फ्रीक्वेंसी फॉर्म हुआ दैट इज द फाइनल फ्रीक्वेंसी, फाइनल है इसलिए हम N2 लिख देंगे। तो इसका फाइनल फ्रीक्वेंसी हुआ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि एक रिवॉल्यूशन में ये जो व्हील है वो कितने चक्कर काटने वाला है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने कहा कि जब टाइम 10 सेकंड का हुआ तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये पूरा गिवन डाटा था, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या, हमसे पूछा कि 10 सेकंड बाद ये व्हील कितने चक्कर लगाने वाला है, कितने चक्कर इस व्हील ने काटे आफ्टर 10 सेकंड, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा, इसलिए हम लिखेंगे n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सेकंड, तो सेकंड इसमें उन्होंने पूछा कि जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, व्हेन अ व्हील परफॉर्म्स 1 रिवॉल्यूशन, तो उस 1 रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगने वाला है, यानी कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा, तो हम उसको लिख देंगे T1, 1 स्टैंड फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो उसका टाइम पूछा गया। फिर इसी के अंदर पूछा गया जब आखिरी रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, यानी कि 10th नंबर का, तो उस वक्त कितना टाइम लगने वाला है उस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने के लिए, वो भी पूछा गया। यानी कि इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे, तो 2 चक्कर काटे। ऐसा नहीं है कि पूरे 10 सेकंड हुए तो हमने 20 चक्कर नहीं काटे। क्यों नहीं काटे, अब ये सुनो, क्योंकि यहाँ पे ये व्हील क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। अब सिंपल सा फंडा है, आप किसी भी व्हील को अगर घुमाते हो तो इनिशियली वो स्लो घूमेगा और उसके बाद वो अपनी स्पीड गेन करने वाला है।
यानी कि ये 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ये फैक्टर हर बार क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। यानी कि इसलिए आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इसने पूरे 20 रिवॉल्यूशंस किए, ये गलत हो जाएगा। अब देखो एकदम स्टार्टिंग में जब इसने स्टार्ट किया तो इसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, कुछ भी नहीं किए। यहाँ पे ये फाइनल था तो इनिशियल रिवॉल्यूशंस कितने हो गए, इनिशियल रिवॉल्यूशन 0, n1 0, इसलिए ओमेगा 1 भी कितना होगा, ओमेगा 1 भी हो जाएगा 0, देयरफॉर ओमेगा 1 हो जाएगा 0। अब देखो n2 कितना था, 2 रिवॉल्यूशन, देयरफॉर ओमेगा 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 2 पाई n2, बेसिक फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, 1 बाई टी इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी दैट इज n2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 पाई इंटू n2 का वैल्यू 2, तो ये हो गया ओमेगा 2 इक्वल्स टू 4 पाई। ठीक है, तो ये हमारा था ओमेगा 2, जिसको लिख देंगे हम रेडियन पर सेकंड, उसका यूनिट। अब हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन, बिकॉज आपके पास पूरा टाइम भी है 10 सेकंड का। तो हम निकालेंगे यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि वही तो कांस्टेंट रहा है पूरे प्रॉब्लम में। उन्होंने क्या कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल्स टू हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 4 पाई माइनस ओमेगा 1 0 डिवाइडेड बाय टाइम t 10, तो ये आ गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये था अल्फा का वैल्यू। यहाँ पे हमें मिला अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर प्रॉब्लम में पूछा भी जाता कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी 4 पाई, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना 4 पाई बाय 10, आप इसको 0.4 पाई भी लिख सकते हो। अब देखो आपको बेसिक रिलेशन लगाने, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कितने चक्कर काटे वो कैलकुलेट करना है। यानी कि टोटल आप अगर देखते हो कि पूरा एंगल कितना कवर हुआ तो भी आप रिवॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल है, देखो अगर एक चक्कर लगाता है ये एंड एक चक्कर लगाता है तो थीटा कितना कवर हो जाएगा, 2 पाई, बराबर है। थीटा कितना कवर होगा, 2 पाई, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन। ये पूरा दूसरा चक्कर लगाता है तो थीटा कितना हो जाएगा, 4 पाई, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन। अगर तीसरा चक्कर लगाता है तो थीटा हो जाएगा 6 पाई, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन। तो ये बेसिक फंड है, आप थीटा कैलकुलेट करो, आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर होगा उसको क्या करना, डायरेक्टली हाफ, 2 था उसका हाफ 1, 4 था उसका हाफ 2, 6 था उसका हाफ 3, तो उतने क्या हो गए रिवॉल्यूशन। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जो हमने रिलेशंस देखे थे वहाँ से फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 की वैल्यू 0 थी तो ये पूरा टर्म 0 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू 4 पाई डिवाइडेड बाई 10 इनटू टाइम स्क्वायर दैट इज द टोटल टाइम, ये हो गया टोटल टाइम, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, 10 एंड 10 गेट कैंसिल, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आने वाला है पूरा 20 पाई। तो थीटा कितना हुआ, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 20 पाई। तो अब देखो यहाँ से देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फर्स्ट आंसर हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन देखो 2 पाई था 1, 4 पाई था 2, 6 पाई था 3, 20 पाई है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 रिवॉल्यूशन। यानी कि हमारे व्हील ने पूरे चक्कर कितने काटे, तो 10 रिवॉल्यूशन उस एंट ने भी कंप्लीट किए, कितने सेकंड में, पूरे 10 सेकंड में। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, उसने अलग अलग टाइम में अलग अलग रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए। अब हमें क्या निकालना है कि जब पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज द t1। तो यहाँ पे पहला आंसर निकल के आ गया। अब देखेंगे सेकंड, t1 कैलकुलेट करना है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है, t1 कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं, जब एक रिवॉल्यूशन होगा, 1 स्टैंड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। तो हमारा थीटा बेसिक इक्वेशन यही लिख देंगे, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देंगे ऐसा कुछ तो भी वी नो, क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं होता, वी नो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हमारा टाइम क्या है अब t1,
ठीक है, यहाँ पे भी टाइम t1 लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाला है 0। तो अब देखो एक रिवॉल्यूशन यानी कि कितना एंगल 2 पाई इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, अल्फा के वैल्यू पता है 4 पाई बाय 10 इंटू t1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, अब यहाँ से अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 गेट कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे बचा t1 डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि देयरफॉर इसको अच्छे से लिखने के बाद देखो ध्यान से देखो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 10, तो t1 इक्वल टू क्या आने वाला है अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, तो √10 सेकंड। अगर इसको भी आप √10 को भी निकाल दोगे तो ये 3 पॉइंट कुछ तो भी वैल्यू आने वाला है, 3 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। और ध्यान से देखो जितने भी हम कैलकुलेशन में बताऊंगा मैं आपको अप्रोक्सीमेट मेथड से बताना वाला, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप जब भी किसी भी एग्जाम में जाओगे तो उसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करना है, उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, वो आप मेरे साथ सीखते जाओगे। तो यहाँ पे √10 का मीनिंग ये 3.2 के आसपास हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे √10 ही लिख देंगे, इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। ये था सेकंड का आंसर। अब उन्होंने पूछा कि जब ये आखिरी 10th सेकंड पे होगा, सॉरी जब ये आखिरी चक्कर कंप्लीट करेगा उस वक्त कितना टाइम लेगा। ठीक है, यानी कि इसको टाइम कितना लगा, मिनिमम 3 सेकंड लगे, 3 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी सेकंड लगे एक चक्कर काटने के लिए। अब हमें देखना है कि जब ये आखिरी वाला चक्कर कंप्लीट करेगा 10th रिवॉल्यूशन, तो ये कितना टाइम लेगा। तो हमारे पास कितने रिवॉल्यूशन थे 10th, तो हम क्या करेंगे 9th रिवॉल्यूशन निकालेंगे कि 9th रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है। तो देखो हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख देंगे, थीटा इक्वल्स टू ω1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बेसिक। अब हम कितना टाइम कंसिडर करने वाले 9th सेकंड वाला, क्योंकि टोटल टाइम कितना है 10, उसमें से पहले 9 सेकंड अगर हम निकाल देंगे, पहले 9 सेकंड के लिए कितने रिवॉल्यूशन होते वो अगर निकाल देंगे तो आखिरी रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हम निकालने वाले 9th सेकंड के लिए यहाँ पे लिख देंगे 9th। तो बेसिकली हमारा 9th सेकंड यानी कि होता है 9 × 2 पाई। ठीक है, 9 × 2 पाई, क्योंकि हम उस 9 चक्कर देख रहे हैं, अगर 9 चक्कर वहाँ पे होते तो एंगल कितना कवर होगा 9 × 2 पाई। ठीक है, इक्वल्स टू ये वाला 0 प्लस हाफ इंटू 4 पाई बाय 10 इंटू t9 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है t9। यहाँ से देखो फिर से ये पाई कैंसिल, यहाँ से 2 × कैंसिल, तो आप देखो 9 इक्वल्स टू t9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि t9 स्क्वायर इक्वल्स टू 90, यानी कि t9 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो 3√10, क्या लिख सकते हो 3√10। आ गया समझ में, 3 अंदर चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, या अंडर रूट ऑफ 90 हो जाएगा। तो 9th सेकंड जब ये हमारा 9th रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो उसके लिए जो टाइम लगा वो टाइम था 3√10। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, टोटल टाइम है हमारे पास टोटल टाइम 10 सेकंड। इसमें से कितने माइनस करने वाले 3 × √10। तो आखिरी चक्कर के लिए कितना टाइम लगेगा सॉरी आखिरी चक्कर के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसमें से 9 चक्कर का जो टाइम लगा वो टाइम कैंसिल कर दो। तो आखिरी चक्कर के लिए टोटल टाइम था 10 सेकंड का, उसमें से 9 चक्कर के लिए जो टाइम लगा वो माइनस कर देंगे 3√10। तो बेसिकली देखो 3 - 3 इंटू, अब देखो यहाँ पे √10 में जो वैल्यू उसको हम अप्रोक्सीमेट अगर कंसिडर करते हैं 3.2, तो ये 10 माइनस आ जाएगा ये 9.6, तो ये हो जाएगा 0.4। ये था मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला कि ये उसके लिए लगने वाला टाइम 0.4 सेकंड। आखिरी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा वो था 0.4 सेकंड। यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो था इसे हमने। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 13। अब इस 13 नंबर के प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया कि हमें एक ग्रामोफोन के बारे में बता दिया। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे फॉर ग्रामोफोन।
तो ये हो गया हमारा ग्रामोफोन, इसका ये सेंटर। अब बेसिकली ग्रामोफोन क्या होता है, तो जिस तरह से हमारा डीवीडी प्लेयर के अंदर डीवीडी होता है उसी तरह से पुराने ज़माने में ग्रामोफोन थे, तो उसका ये डायग्राम कि जो एक डिस्क की तरह ही होगा। अब इस ग्रामोफोन का रेडियस कहा, कि इसका जो रेडियस होता है, इसका रेडियस उन्होंने दिया 8 सेंटीमीटर, जिसे लिख देंगे कैपिटल आर। तो हमारा गिवन डाटा कैपिटल आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हर फैक्टर को हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब उन्होंने कहा कि इस ग्रामोफोन से अगर आप पाई सेंटीमीटर पे जाते हो तो यहाँ पे एक कॉइन रखा है, ठीक है। इसके सेंटर से पाई सेंटीमीटर के ऊपर एक कॉइन रखा है, ठीक है। तो उस कॉइन का जो रेडियस है उसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे, एंड दैट रेडियस इज पाई सेंटीमीटर, इसलिए इसको लिख देंगे पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। दोनों रेडियस आ गए। उन्होंने कहा कि जब ये रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा तो ये ऐसी फ्रीक्वेंसी बनने वाली है, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि जिसके ऊपर ये कॉइन यहाँ से स्लिप हो जाएगा बाहर की तरफ। हमें भी पता है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है उसके ऊपर अगर हम दूसरा कोई बॉडी रख देंगे तो वो उसको बाहर के डायरेक्शन में फेंकने वाला है, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने वाला है, जिसके वजह से वो बाहर के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉइन था इसके बाहर जाने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगने वाली, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछा गया। तो मिनिमम है इसलिए n1 लिख देंगे। n1 इक्वल्स टू पूछा गया कितना, कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये कॉइन बाहर की डायरेक्शन में चला जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि n1 कितना हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू कहा गया 0.5 है। इसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया दैट इज 0.5, एंड स्मॉल जी का वैल्यू भी प्रॉब्लम में दिया है। स्मॉल जी का वैल्यू इज गिवन इन द फॉर्मेट लाइक पाई स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली देखो स्मॉल जी यानी कि कितना होता है, तो हम जब भी इसको लेते हैं तो हम 10 के आसपास लेते हैं। इन्होंने किस फॉर्मेट में दिया, दैट इज द पाई। पाई का मीनिंग कितना होता है 3.14, उसका स्क्वायर यानी कि ये भी 10 के अराउंड ही जाने वाला है। तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो। आ गया समझ में? पाई स्क्वायर रख दो जो आगे चल के कैंसिल हो सकता है, या तो फिर 10 लिख दो क्योंकि हम इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा गिवन डाटा। अगर हम यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं कॉइन का, तो ये देखो ये हो गया हमारा कॉइन। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो जाएगा, जिसको हम लिख देंगे mg, और इसके ऊपर जो रिएक्शन बनाएगा ग्रामोफोन वो होगा ऊपर के डायरेक्शन में यानी कि n। अब ये ग्रामोफोन बाहर के डायरेक्शन में जाने वाला है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको लिख देंगे fc, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन इसको सेंटर पे रखने वाला, उसी पोजीशन पे रखने वाला जो फोर्स होगा वो होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। इसलिए हम लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, तो डायग्राम में से समझ में आता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, इक्वल्स टू हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल का हम लिख देंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास दो फॉर्मूले, एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो हमें ओमेगा से मिलने वाली, इसलिए हमने लिख दिया एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एन किसको बैलेंस करने वाला, mg को, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे म्यू इंटू mg इक्वल्स टू एम आर, और ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई n का स्क्वायर। तो यहाँ से mm गेट कैंसल। तो इक्वेशन क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा म्यू इंटू जी इक्वल्स टू आर इंटू, इसको लिख देंगे 4
पाई स्क्वायर आर इंटू N1 स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने N1 कंसिडर किया था, इसका स्क्वायर लिया तो 4 पाई स्क्वायर N1 स्क्वायर एंड दिस इज R1 एज इट इज R। तो अब देखो इस केस में हमें निकालना है N1 स्क्वायर, तो N1 स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा पूरा टर्म 4 पाई स्क्वायर आर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आर। तो अब बेसिकली देखो यहाँ पे अगर आप बेसिकली देखते हो तो इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू 0.5 इंटू जी का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा था पाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी पाई स्क्वायर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, और स्मॉल आर का वैल्यू है पाई इंटू 10⁻⁻², जो कि होगा मीटर में। लेकिन आप अगर इसको मीटर में नहीं लोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पाई स्क्वायर गेट कैंसिल। अब इसे हमें लिखना है सिंपली N1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.5, ये 10 अगर हम उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻² डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, अगर हम इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे N1, तो N1 के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो N1 के लिए हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 1/2, 10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 5, ये अंडर रूट में चला जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला, तो ये 0.5 पाई का नहीं निकलने वाला, वो भी अंदर चला गया। 4 का स्क्वायर रूट 2, 10 स्क्वायर का 10, तो इससे बेसिकली अगर हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई, 1/2 पाई। बेसिकली इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो N1 आपको अप्रोक्सीमेट कितना मिल सकता है। देखो बेसिक फंडा देखेंगे, 2 इंटू पाई यानी कि ये 6 पॉइंट कुछ तो भी वैल्यू आ रहा है, तो समझो कि यहाँ पे अगर ये 6 पॉइंट था, बेसिक बात समझो कि आप इसको अप्रोक्सीमेट कैसे निकालोगे। मैं डायरेक्टली इसे निकाल सकता हूँ, आप अप्रोक्सीमेट आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से निकाल सकते हैं। ये 5 एज इट इज़ हो गया, डिवाइडेशन में हम इसे लिख देंगे √2 पाई। ठीक है, इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय रूट में 2 इंटू 3.14 जो होता है, मैं इसे अगर 2 भी लिख दूंगा तो कितना होने वाला है, ये 6.4। 6.4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो 6.4 का, तो ये कितना आएगा, तो ये आपको डायरेक्टली तो नहीं आने वाला। तब देखो आप अगर यहाँ पे 9 भी कंसीडर करते हो तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो सकता है, तो 9 का स्क्वायर रूट हो सकता है 3। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको टोटल 4 कंसीडर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2, यानी कि इस पूरे टर्म का आंसर 2 और 3 के बीच में ही है। अगर समझ में, तो इसका पूरा आंसर 2 और 3 के बीच में है। तो हम इससे अप्रोक्सीमेट अगर 2.5 भी पकड़ लेंगे तो ये आने वाला है 2। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा 2। लेकिन आप चाहते हो तो आप इसे पूरा कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेशन के बाद आपको इसी के ही अप्रोक्सीमेट आंसर मिलने वाला है। तो ये था N1 इक्वल्स टू 2, यानी कि ये इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड आप इसका यूनिट लिख सकते हो। इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर रिवॉल्व हुआ तो ये स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये था इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड, इसी के अंदर क्या पूछा गया, इसी के अंदर पूछा गया कि अगर ये कॉइन इस डिस्टेंस पे ना होके अगर इस दूरी पे चला जाए, इस डिस्टेंस पे यानी कि पूरे r डिस्टेंस पे चला जाए, तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी उसके कंपैरिजन में सेकंड फ्रीक्वेंसी कितना होगा। यानी कि आपको पूछा गया कि वो फैक्टर में पूछा गया। ठीक है, फैक्टर में पूछा जाता है तो आपको निकालना है N2/N1, आपको पूछा गया N2/N1। तो बेसिकली देखो, अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, आपको पूछा गया N2/N1 इस फैक्टर के फॉर्मेट में कि अगर कॉइन पाई डिस्टेंस में ना हो कि इस एज पे चला जाएगा, रिम पे चला जाए, तो कितने फैक्टर से वो चेंज होगा। तो वो फैक्टर यानी कि N2/N1 निकालना। तो ये वाला फॉर्मूला देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले में म्यू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, क्या चेंज हो रहा है, रेडियस।
अगर हम इस रेडियस को उठा के इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, इसी पॉइंट पे फोकस करो, तो ये हो जाएगा n1 स्क्वायर आर इक्वल्स टू, सामने होगा म्यू इंटू जी इंटू 4π²। ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट। ये पूरा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी कि n1 का स्क्वायर यानी कि फ्रीक्वेंसीज का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में वो क्या होता है? कांस्टेंट। उसी का मीनिंग होता है n1 स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। उसी का मीनिंग क्या होता है? n1 स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या तो फिर आप उसे r1 लिख दो। तो इसी तरह से अगर हम लिख देंगे तो n2/n1, ठीक है, तो बेसिकली हम दो इक्वेशंस में इसको सॉल्व कर देंगे। तो आपने जिस तरह से लिखा n1 स्क्वायर इंटू आर कॉन्स्टेंट, देयरफॉर n2 स्क्वायर इंटू कैपिटल R, टोटल डिस्टेंस लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हो? n1 स्क्वायर इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू n2 स्क्वायर इंटू कैपिटल R, बराबर है। उस हिसाब से आपके पास आना चाहिए n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो n2/n1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ स्मॉल r बाय कैपिटल R, ठीक है। तो स्मॉल r आपको पता है, स्मॉल r कितना था? तो वो था पाई। तो स्मॉल r का वैल्यू हो गया पाई, इसे लिख देंगे अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट इज द 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दोनों को भी अगर हम सेंटीमीटर में लिख देंगे तो ये 10 टू द पावर कैंसिल हो जाएगा, मीटर में भी कन्वर्ट करते हो। तो ये था फैक्टर। फाइनल आंसर n2/n1 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय √8। तो ये था हमारा 13 नंबर का पूरा प्रॉब्लम। अच्छे से पूरा प्रॉब्लम एक बार देख लो एंड देखने के बाद इसे पूरा आप सॉल्व कर लो अपने नोटबुक में। नाउ प्रॉब्लम नंबर इज 14। अब 14th नंबर का जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या क्या गिवन डाटा या एंड प्रॉब्लम क्या था? तो बेसिकली प्रॉब्लम में कहा गया कि हमें एक रेसिंग ट्रैक का एक पार्ट बनाना था, और उस रेसिंग ट्रैक का जो पार्ट होगा सर्कुलर, तो उस ट्रैक में जो कर्वेचर बना तो उस कर्वेचर का रेडियस कहा उन्होंने 72 मीटर। कर्वेचर यानी कि उसका रेडियस होता है, तो रेडियस हमें उन्होंने प्रोवाइड किया 72 मीटर है, मीटर में, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। और वो कर्वेचर इस तरह से होना चाहिए कि उसके ऊपर जो भी व्हीकल ट्रैवल होगा उसके मिनिमम स्पीड उस व्हीकल का 216 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, इससे कम नहीं। यानी कि जो भी व्हीकल उसके ऊपर रन करेगा उसका मिनिमम स्पीड 216 चाहिए, इससे कम नहीं। इससे ज़्यादा कितना भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम स्पीड क्या चाहिए? 216 किलोमीटर पर आवर। तो ये मिनिमम था, इसलिए हमने इसको मिनिमम लिख दिया। ये किलोमीटर पर आवर था, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 216 इंटू 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हो, फैक्टर 5/18 से, तो ये आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। यानी कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो? 216 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए 1000 एंड आवर को सेकंड में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 3600। 216 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 दैट इज 5/18। तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। 18 से आप इसे डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 इंटू 5 60 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा मिनिमम वेलोसिटी उस व्हीकल का। उन्होंने पूछा क्या कि जब आप इस तरह से कर्वेचर का रोड बनाओगे तो आपको आउटर जो एज होगा उसको उठा के इनर एज के ऊपर रखना है। यानी कि आपको जो एंगल ऑफ बैंकिंग हमने देखा था, बैंक रोड, उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। तो जब आप इस आउटर एज को उठाओगे तो उस केस में एंगल का इंक्लिनेशन कितना होगा। अगर वहां पे आप एंगल निकालते हो तो जो आउटर एज होगी वो इनर एज से कितनी हाइट ऊपर हमने उसको उठाया वो भी हमें निकालना है। सेकंड पॉइंट फर्स्ट निकालना था थीटा, और जो रोड था उसका जो विड्थ है वो विड्थ कहा गया 10 मीटर। बेसिकली इसको हम डायग्राम में देखेंगे तो समझो इस तरह से ये रोड का कर्वेचर बन रहा है। तो ये हो गया हमारा बेसिक, इस तरह से ये हमारा इनर एज, दिस इज आवर आउटर एज, एंड यहाँ पे हमारा है थीटा। ठीक है, जो विड्थ है इस रोड का, ट्रैक का, ये विड्थ कहा गया 10 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे समझो ये हाइट है, इस हाइट से हमने आउटर एज
ये था आउटर एज, इसको उठाया ऊपर इनर एज। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। जो रोड है ये रोड का इंक्लिनेशन, और यहाँ पे हम इसका रेडियस ले सकते हैं r, यानी कि कर्वेचर हुआ 72 मीटर। तो हमें क्या निकालना है कि सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फिर h। अब बेसिकली देखो हमारे प्रॉब्लम में जो वेलोसिटी प्रोवाइड किया वो था मिनिमम, जिसे हम ऑप्टिमम वेलोसिटी कहा करते हैं जब हमने थ्योरी पढ़ा था। तो अगर ऑप्टिमम वेलोसिटी होता है तो हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो फॉर्मूला होगा tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी। तो थीटा इक्वल्स टू बनेगा tan इनवर्स वी स्क्वेयर यानी कि 60 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 72 आर इंटू जी का वैल्यू भी हम कंसिडर करेंगे 10। ठीक है, तो आप इसे अगर कैलकुलेट करते हो तो बेसिकली इसे पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 5। बेसिकली इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 5। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका लॉग टेबल प्रोवाइड होता है वहां से आपको tan इनवर्स 5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये समथिंग 78 पॉइंट के आसपास कुछ तो भी आने वाला है। तो यहाँ से आप थीटा जो है बेसिकली ये थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर निकल के आ गया। अब सेकंड हमें निकालना है हाइट। अब यहाँ पे आपको थीटा पता है तो आप आसानी से हाइट निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है यही इस ट्राइंगल का क्या बनने वाला है, डायगोनल। तो बेसिकली वहाँ थीटा के अपोजिट साइड h, तो हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट h डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो कितने हाइट से ऊपर उठाया तो 10 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा आया था ये थीटा का वैल्यू इसमें रख दो, वो करीब करीब आता है 70। थीटा आया तो 78.69 आता है। इसको आप इसमें रख दोगे 10 इंटू साइन ऑफ 78.69, तो ये पूरा कैलकुलेशन आता है 9.8 के आसपास। नेक्स्ट 15th नंबर का जो प्रॉब्लम है ये पूरा डिपेंड है, जो हमने अभी जो लिया था 14th नंबर का प्रॉब्लम उसको ही कंटिन्यू करके आगे पूछा गया। अगर इसी प्रॉब्लम में इफ हमें म्यू प्रोवाइड करते हैं 0.8, तो इसके लिए कुछ मिनिमम यानी कि लोअर स्पीड पूछा गया कि इसके लिए अगर म्यू प्रोवाइड करेंगे तो इसके लिए कुछ लोअर स्पीड होगा क्या, अगर होता है तो वो कितना होगा, एंड उसके लिए कुछ हायर स्पीड भी पॉसिबल है क्या, उसके बारे में भी पूछा गया। तो इस तरह से दो सवाल है अगर हमें सेम प्रॉब्लम में म्यू प्रोवाइड करते हैं 0.8। तो देखो जब हमने ऑप्टिमम कंडीशन लिया था तो हमने वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अब इस केस में म्यू प्रोवाइड किया है तो हम v इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमें प्रॉब्लम में म्यू प्रोवाइड किया जाएगा उसी समय। अब देखो हमारे पास बेसिकली रेडियस का वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू 72 इंटू जी 10 इंटू टेन थीटा, यानी कि हमने जो निकाला था थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 5, तो टेन इधर आने के बाद टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस म्यू का वैल्यू 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 इंटू 5। तो ये पूरा आपको बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास आता है। ये पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है। वैसे भी कैलकुलेशन किसको करना है, आप ही को करना है। मैं कैलकुलेट करके भी दूंगा तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हो तो 5 8 जा 40, 4 + 1 5, ये उसमें से एक चला जाएगा तो 4/5, और इसको डिवाइड कर देंगे हम उसी रेंज में। तो ठीक है, बेसिकली आपको अगर लगता है कैलकुलेट ही करना है तो देखो v इक्वल्स टू 720 इंटू इसमें से ये चला जाएगा तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे, इसको 1 ही कंसिडर करेंगे, जो 0.8 था इसको 1 कंसिडर करेंगे, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट 15
14 145 इंटू 4 बेसिकली, तो इसको हम बेसिकली ले लेंगे 144, ठीक है। बेसिकली यहाँ आता है 145, 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 145 इंटू 4। तो बेसिकली मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, 144 इंटू 4, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 24 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 24 के आसपास, यानी कि आप अगर इसे कैलकुलेट भी करते हो तो वो 24 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, लोअर स्पीड, ये क्या बना, लोअर स्पीड। अब देखो इस केस में हमने जो एंगल निकाला था, एंगल थीटा, ये था कुछ 78.69, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। बेसिक कंडीशन है यहाँ पे देखो, अगर थीटा 45 या तो फिर उससे ज़्यादा होता है तो हम इस ट्रैक के ऊपर जो भी हमारा व्हीकल का स्पीड होगा वो इनफाइनाइट रख सकते हैं, हम उसको इनफाइनाइट रख सकते हैं। इसलिए हायर स्पीड जो होगा वो इन्फिनिटी तक हो सकता है, उसकी कुछ भी लिमिट नहीं होगी, हम उसके ऊपर उसको कवर कर सकते हैं, यानी कि उस ट्रैक को हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर एंगल 45 से ज़्यादा होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इसलिए लोअर लिमिट हो जाएगी 24, ये 24 आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो किलोमीटर पर आवर में, एंड अपर लिमिट के लिए हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये था 15 नंबर का बेसिक प्रॉब्लम। इसी तरह से हमने ये जो कैलकुलेशन के, बस आप कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दो कि आपको अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए जिसकी वजह से आपका स्पीड इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 नंबर, जो सिलेंड्रिकल वेल के बारे में कहा गया कि हमें एक सिलेंड्रिकल वेल प्रोवाइड किया गया। सिलेंड्रिकल वेल यानी कि बेसिकली हम उसे मौत का कुआं, जिसे हम वेल ऑफ डेथ के अंदर पढ़े थे, यानी कि उसी पॉइंट के अंदर हमने उसका पढ़ा था पॉइंट। अब देखो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये वेल ऑफ डेथ हो गया, जिसे हम सिलेंड्रिकल वेल भी कह सकते हैं। इसके अंदर एक पर्सन है जो हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा है, और जो पर्सन है, जो आर्टिस्ट है यहाँ पे इस केस में, तो इस आर्टिस्ट का मास प्रोवाइड किया हमें, एंड मास ऑफ दैट आर्टिस्ट इज 50 kg। ओके, सेकंड, जो यहाँ पे वेल फॉर्म हुआ, इस वेल का रेडियस प्रोवाइड किया गया, ठीक है, तो वो रेडियस है 6.05 मीटर। इसके लिए इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हो गया इसका रेडियस। एंड जो आर्टिस्ट है इस केस में वो हॉरिजॉन्टल चक्कर काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो चक्कर बना वो हॉरिजॉन्टल सर्कल बना, ठीक है। ओके, तो जब भी यहाँ पे ये व्हीकल चलाएगा तो उस व्हीकल का टायर एंड जो व्हील था उसके अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसके बारे में कहा गया कि दैट इज 0.5। तो हमें पूछा गया कि जो आर्टिस्ट है उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो हमें पूछा गया उसका मिनिमम वेलोसिटी। तो पहले हम डायग्राम देखेंगे। तो देखो इस केस में जो आर्टिस्ट था हमारे पास, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है, दैट इज mg। तो ये डाउनवर्ड न आए इसलिए इसको ऊपर की डायरेक्शन में कौन बैलेंस करने वाला है, तो इसको बैलेंस करने वाला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये दो फोर्सेस हो गए। अब यहाँ पे ये चक्कर लगा रहा है तो एक सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स होगा, ठीक है। तो सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स क्या होगा, तो सेंटर की तरफ जाने वाला जो फोर्स होगा वो होगा यहाँ पे इस केस में रिएक्शन, क्योंकि जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहीं पे क्या लगता है, रिएक्शन। तो बेसिकली अगर मैं इसी डायग्राम को साइड में निकालता हूँ तो ये हो जाएगा mg, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, और इस डायरेक्शन में चला जाएगा n। तो इस n को बैलेंस करने वाला होगा mv² डिवाइडेड बाय r। इसको बैलेंस करने वाला क्या होने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल का ही कंपोनेंट, सेंट्रीफ्यूगल ही होगा, दैट इज mv² बाय r। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, अगर ये डायग्राम आ गया तो ये पूरे प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब इस केस में देखो बेसिकली क्या होता है, Fs स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू, अपवर्ड इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, डाउनवर्ड mg। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन में पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है m इंटू रिएक्शन इक्वल्स टू mg। ओके, ये भी सही है। अब देखो इस केस में रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, mv² बाय r। रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, mv² बाय r, क्योंकि रिएक्शन को कौन बैलेंस करने वाला है, mv² बाय r। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे म्यू
इंटू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू एम जी। इस केस में एम एम गेट कैंसल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो फॉर्मूला बनाएंगे फॉर वेलोसिटी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आर जी डिवाइडेड बाय म्यू चला जाएगा डाउनवर्ड में, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, अब वैल्यूज रख दो और फटाफट से आंसर निकाल लो। तो रेडियस 6.05 ओके इंटू जी 10 एंड म्यू 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6.05 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 60.5 इंटू 2। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये 120। ठीक है, 60 इंटू 2 120, तो उसको 120 राउंड ऑफ, यानी कि वही आने वाला है 120, तो ये हो गया v इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकंड। ये था हमारा फाइनल आंसर कि हमें जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए दैट इज द 11 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक तो वेलोसिटी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा इफ स्पीड इंक्रीज बाय 20%। हमारे पास अभी कितना स्पीड है 11, इसको हम और 20% से बढ़ा देंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, mg। इसके अंदर वेलोसिटी का कोई टर्म है ही नहीं, तो वेलोसिटी बढ़ाने से भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल्स टू एम जी, मास 50 इंटू 10, जी का वैल्यू 10, दैट इज 500 न्यूटन। तो ये था स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड के ऊपर क्या होने वाला है, डिपेंड नहीं होने वाला, ये डिपेंड होगा मास एंड ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, तो फाइनल होगा आंसर हमारा सेकंड भी निकल के आया कि अगर आप स्पीड भी बढ़ाते हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन वही होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 500 न्यूटन। बाद में आपको ये एक ध्यान में रखना है कि हर एंड में, आंसर के एंड में आपको यूनिट उसका लिखना कंपलसरी है। तो ये था पूरा, यानी कि आज के सेशन में हमने पूरे 5 प्रॉब्लम्स हमारे कंप्लीट कर दिए।